बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि बिना दूध के खीर बना सकता हूं तो आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि हमें मूर्ख समझ रखा है क्या? तो यही बात आप अपनी सरकार से क्यों नहीं कहते? क्या सरकार ने देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है? गौर से देखिए किस तरीके से आपके बच्चों के भविष्य के साथ खतरनाक वाला मजाकिया खेल खेला जा रहा है। अच्छा, आपने एक चीज महसूस की होगी, जब कोई छोटा बच्चा कुछ गलती कर देता है और गलती को नकार नहीं पाता, यानी छुपाने के लिए शब्दों की कमी हो जाती है, तो वो या तो रोने लगता है या फिर गुस्से में जोर जोर चिल्लाने लगता है, हाथ पांव पटकने लगता है, लोट लोट के रोने लगता है। सवाल यह है कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार इसी रास्ते पे चल रही है? उदाहरण सहित मामले पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं ने अजीब माहौल तैयार कर दिया है। अब तक जो आरोप विपक्षी दल और देश की जनता लगा रही थी, अब वही आरोप देश के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया है और भेदभाव का गंभीर आरोप लगाते हुए तगड़ी वाली फटकार भी लगाई है। इस मामले पर भी विस्तार से बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में आप सोशल मीडिया पर, खासकर व्हाट्सएप पर कई सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें गलत दावे के साथ आपको भरमाने की, टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है। उस वीडियो की असलियत भी आपको बताएंगे और सावधान रहिए कहीं आप किसी कानूनी दांवपेच में, मुकदमे में न फंस जाएं। और यह भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में जिस चीज को अपने हथियार के रूप में खुद को मजबूत करने के लिए प्रयोग कर रही थी, अब वही हथियार उसके लिए नुकसानदेह साबित होने लगा है और बीजेपी के खिलाफ प्रयोग होने लगा है। और अंत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। पिछले दिनों इन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इनकी खिल्ली उड़ाने लगे हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे भी अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो, लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, तभी वीडियो टनाटन मिलेगी। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो बातें आपसे कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि आपसे यह गलती न हो, क्योंकि यह भी हो सकता है कि गलती से आप किसी कानूनी शिकंजे में न फंस जाएं। याद करिए, साल 2013 के बाद से फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए झूठ की जो सुनामी पैदा की गई, हर तरीके का झूठ जिससे उस वक्त की यूपीए सरकार को बदनाम किया जा सके, कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों को बदनाम किया जा सके और लोगों के मन में गुजरात मॉडल का हवा बनाया जा सके। विदेशी सड़कों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पार्क और दुनिया भर की अच्छी अच्छी तस्वीरें चुराकर सोशल मीडिया पर यह प्रचारित किया गया कि ये सारी चीजें गुजरात में हैं। देखिए तो एक महान आदमी ने गुजरात को कितना सुंदर बना दिया है, विकसित गुजरात, गुजरात मॉडल। इसके साथ ही विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके के घोटाले सोशल मीडिया पर पैदा कर दिए गए। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को परिवारवाद से लेकर जातिवाद और सांप्रदायिक तुष्टीकरण जैसे मुद्दों पर मनगढ़ंत उदाहरण गढ़ के घेरने की कोशिश की गई और उन्हें बदनाम किया गया। निश्चित रूप से आप तक ये बात जरूर पहुंचाई गई होगी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा धोने के लिए पेरिस और लंदन जैसे शहरों में जाया करता था। इन झूठों के साथ साथ सबसे खतरनाक वाला झूठ चला सांप्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा पैदा करने के लिए, और धर्म के नाम पर एक दूसरे के बीच नफरत के बीज बोने से किसे ज्यादा फायदा हो सकता है या हुआ है, ये आप सब जानते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों का हो या फिर उसके बाद की तमाम परिस्थितियां, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, हर एक राज्य में कुछ खास लोगों ने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान से लेकर अन्य देशों की वीडियोस को प्रयोग करके एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया और खड़ा करने में सफल भी हो गए। मगर कहा जाता है कि हर एक दवा का एक्सपायरी डेट होता है और एक्सपायरी डेट सिर्फ दवा का ही नहीं बल्कि जहर का भी होता है। तो जो जहर एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के लोग दूसरों के खिलाफ जिस तरीके से पैदा कर रहे थे, उसको प्रसारित कर रहे थे, आज उन्हीं का जहर उनके खिलाफ प्रयोग होने लगा है। हालांकि उन लोगों का प्रयास अभी बंद नहीं हुआ है। तमाम तरीके के झूठ पैदा करके विपक्षी दलों को बदनाम करने, उनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास अभी भी जारी है। मगर चूंकि अब सबने सोशल मीडिया का प्रयोग और दुरुपयोग दोनों सीख लिया है। हमारे ही देश का एक राज्य है मणिपुर, पिछले लगभग 3 महीने से जल रहा है। मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार इसे लेकर कितने गंभीर हैं, ये आप सब जानते हैं। इस पर हर वीडियो में चर्चा हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तो पता चला कि पाकिस्तान की वीडियोस को आईटी सेल के गुर्गों ने मुजफ्फरनगर का बताकर फैलाया था, जिसकी वजह से उन्माद और ज्यादा बढ़ गया। ठीक उसी तरीके से मणिपुर को लेकर सोशल मीडिया पर, खासकर व्हाट्सएप पर ढेर सारी वीडियो शेयर की जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सड़क पर एक लड़की को बिठाकर सरेआम बंदूकधारी लोग गोली मार रहे हैं और भयंकर तरीके से ये वीडियो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट की जा रही है। मुझे भी बहुत सारे दर्शकों ने भेजा था। मैंने ज्यादातर को मना किया और बताया कि ये वीडियो पड़ोसी मुल्क म्यांमार की है, मणिपुर की नहीं। हालांकि स्थितियां मणिपुर में भी उससे अच्छी नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के किसी भी हिस्से का कोई वीडियो उठाकर मणिपुर के खिलाफ प्रयोग कर लिया जाए। हमारी मजबूरी है, हम अपने कार्यक्रम में वायरल वीडियोस नहीं दिखा सकते, तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। यूट्यूब को तकलीफ हो जा रही है, मगर जो बता रहे हैं उसे ध्यान से सुन लीजिए।
कुछ हथियारबंद लोग एक लड़की को सड़क पर बिठाते हैं, घुटनों के बल, और सरेआम उसे गोलियों से भून देते हैं। ये वीडियो मणिपुर का नहीं है। व्हाट्सएप या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी शेयर करने से पहले कई बार सोचा करिए, और जब तक उसकी सच्चाई की पुष्टि न हो जाए किसी को भी ना भेजें। यह भी हो सकता है कि आप किसी कानूनी शिकंजे में फंस जाएं फेक न्यूज फैलाने की वजह से। वैसे जब से मणिपुर पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार को फटकार लगाई है, यहां तक कह दिया कि आप मणिपुर पर एक्शन लीजिए वरना हम लेंगे। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री आए, कुछ सेकंड तक मणिपुर पर दुख जताया, गुस्सा दिखाया और फिर विपक्ष की सरकारों को घेर के चले गए। तब से बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं और आईटी सेल के गुर्गों ने उसी लीग पर चलना शुरू कर दिया है और मणिपुर पर जवाब देने की बजाय राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों की घटनाओं से तुलना करने लगे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभवतः मेरठ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोई लड़की नग्न अवस्था में अपने कपड़े मांग रही थी कि भैया मुझे मेरे कपड़े दे दो, पहन लेने दो। तो उसके साथ जघन्य अपराध किया गया। देश के ज्यादातर हिस्सों से इस तरीके की खबरें सामने आती रहती हैं, आए दिन आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर कोई अन्य राज्य। मगर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेने वाली है कि किसी भी राज्य की छुटपुट घटनाओं की तुलना मणिपुर के साथ नहीं की जा सकती। मगर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो नफरती गुर्गे हैं, उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कई सालों से जिस झूठ के रास्ते पर वे चल रहे हैं आगे भी वैसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता उनके लिए है ही नहीं। इन लोगों ने मणिपुर की घटना से तुलना करते हुए बिहार का एक पुराना वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया है और यह दावा करने लगे हैं कि बिहार में सरेआम एक महिला जो बाइक पर बैठी है, कुछ लोग उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं और उसके शरीर के साथ खेल रहे हैं। ये लोग बाइक पर बैठी उस महिला का वीडियो भी बना रहे हैं। इसके साथ ही लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्या बिहार मणिपुर से कम है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। ऑल्ट न्यूज ने अपनी पड़ताल में बताया है कि बिहार के सारण में छेड़खानी का 2 साल पुराना वीडियो हाल की घटना बताकर शेयर किया जा रहा है, जबकि यह घटना अक्टूबर 2021 की है। उस वक्त बिहार में भाजपा प्लस नीतीश कुमार की सरकार थी, यानी कि उस वक्त बीजेपी बिहार में सत्ता में थी। वह इस घटना से संबंधित 6 आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें से 4 को तत्काल बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि मामला साफ है। अपना पाप कम दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, उनके समर्थक दूसरों के छोटे छोटे पाप गिनवाने में लगे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इससे मणिपुर का घाव भरा जा सकता है? कल ही खबर आई कि बिहार में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कुछ लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना काफी चिंताजनक है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। वहीं बिहार पुलिस का कहना है कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन, विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र कैसे हो गया। क्या यह किसी की साजिश थी कि अचानक सारे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को घेर लिया जाए, उन पर कथित तौर पर हमला किया जाए? इस साजिश का खुलासा करने के लिए बिहार पुलिस जांच कर रही है। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की विद्वता और उनकी क्वालिटी को लेकर, बोलने की शैली को लेकर एक धमक हुआ करती थी। इनमें सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आज के रविशंकर प्रसाद तक शामिल थे। मगर अब ऐसा वक्त आ गया है, जो नहीं रहे उनको तो छोड़ दीजिए, फिलहाल जो हैं उन लोगों ने अपना तरीका बदल दिया है। इन चेहरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया, संबित पात्रा, गृहमंत्री अमित शाह और खुद देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी बात बात में बिना किसी बात के इतने नाराज हो जाते हैं, इतना गुस्सा दिखाने लगते हैं मानो किसी ने इनकी भैंस खोल ली हो। और यह गुस्सा तिलमिलाहट, झल्लाहट चारों तरफ से निकल रही है। बीजेपी के हर एक नेता, मंत्री और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जबान से भी बिना क्रोध के एक शब्द नहीं निकल रहा है। मुद्दा कोई भी हो, जब ये सामने बोलने आते हैं तो ऐसे तिलमिलाए हुए नजर आते हैं जैसे सवालों के जवाब देने नहीं बल्कि झगड़ा करने आए हो, युद्ध करने आए हो, और झगड़ा करने भी लगते हैं। हाल ही में आपने देखा संसद में जब सारा विपक्ष मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री को बुलाकर उनसे सवाल जवाब चाहता था, इस पर स्मृति ईरानी भड़क गई और इतनी भड़क गई कि सबको चौंका दिया, लगी जोर जोर से चिल्लाने। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग उनका मजाक उड़ाने लगे हैं और कहने लगे कि ये एकता कपूर का सीरियल नहीं चल रहा है मैडम, एक्टिंग मत करिए। मगर ये आदत सिर्फ उनकी नहीं है, जो तो सदन में बोल रही थी। आप बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को देख लीजिए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं जहां पर उनसे कोई सवाल भी नहीं करता, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं कर सकता, और गलती से कोई सवाल होता भी है तो उनके मन का होता है, वहां भी इतने नाराज और गुस्से में दिखते हैं मानो विपक्षी दलों को पा जाए तो कच्चा चबा जाएंगे। जाहिर सी बात है, इन मानवीय भावनाओं का प्रयोग करके असल मुद्दों और जवाब देने से बचने की कोशिश की जाती है। मगर समझने वाली बात यह है कि क्या गुस्से में चिल्ला देने से, संसद में खड़े होकर चीखने से, संसद के बाहर यह कहने से कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, मैं गुस्से से भरा हुआ हूं, मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या मणिपुर की बेटियों की लुटी हुई इज्जत वापस मिल जाएगी? यदि ऐसा है तो स्मृति ईरानी जी को चाहिए कि सदन में चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ दें। इस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है कि विपक्ष में रहते हुए जो स्मृति ईरानी 5 रुपया 10 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ जाने पर सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर जाती थी, वो महीनों से चल रहे मणिपुर की तरफ क्यों नहीं जा सकी? ऊपर से जब जवाब देने की बारी आती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं कि राजस्थान पर चर्चा करो, पश्चिम बंगाल पर चर्चा करो, बिहार पर चर्चा करो। अब सवाल यह है कि मैडम आपको किसने रोका है अन्य राज्यों की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने से? चर्चा करिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, जिस पर चर्चा करनी है करिए। आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए और अन्य सरकारें भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगी। सब बताएंगे कि उनके राज्य में किस स्तर पर महिलाओं के साथ अत्याचार
प्रचार हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो चर्चा मणिपुर की होनी चाहिए, क्योंकि मणिपुर जैसी स्थिति किसी भी राज्य में नहीं है और गला फाड़ने से मणिपुर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आइए अब सबसे पहले आपको बिना दूध की खीर बनाना सिखा देते हैं, इसके बाद बात सुप्रीम कोर्ट और यूपी के मुख्यमंत्री की करेंगे। पिछले कई सालों में आपने लगातार देखा है कि बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बना कर दिखाएंगे। मगर सोचने वाली बात यह है कि जिस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गुरुएं न हो, क्या वो देश कभी विश्व गुरु बन सकता है? क्या बनना तो छोड़िए, क्या बनने का सपना भी देख सकता है? द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 30% से अधिक शिक्षण पद खाली हैं। एक आरटीआई से पता चला है कि फरवरी तक विश्वविद्यालयों में 18,956 स्वीकृत पदों में से 6,028 पद खाली थे और सबसे ज्यादा खाली पद उड़ीसा में थे। 88% पद यहां पे खाली हैं। सोच कर देखिए वहां यूनिवर्सिटी कैसे चलती होगी। इससे भी आगे निकल गया आंध्र प्रदेश, जहां पर एक भी स्वीकृत शिक्षण पद नहीं भरा गया है। अन्य विश्वविद्यालय जैसे उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, केंद्रीय कश्मीर विश्वविद्यालय और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में 50% से अधिक सीटें खाली हैं। यानी कि विद्यालय में गुरुएं नहीं है और हम बनेंगे विश्व गुरु। इसी तरीके से अन्य शिक्षण संस्थानों के बारे में भी जब आप पता लगाएंगे तो स्थिति लगभग ऐसे मिलेगी, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। अब बिना गुरु के विश्व गुरु कोई कैसे बन सकता है, ये कोई गुरु घंटाल ही बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते भैया। मगर यकीन मानिए हम विश्व गुरु बनेंगे जरूर। ठीक वैसे ही जैसे हर खाते में 15 लाख आ गया, जैसे हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल गया, जैसे 100 स्मार्ट सिटी बन गई, किसानों की आय दोगुनी हो गई, देश की बेटियां सुरक्षित हो गई और भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो गई। ठीक वैसे ही विश्व गुरु बनना तय है, टेंशन आइए मत। लेकिन क्या करें, सुप्रीम कोर्ट नागालैंड के मामले को लेकर टेंशन मिल चुका है और टेंशन दे भी चुका है। नागालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान का पालन न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ी वाली फटकार लगाई है और कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले से पल्ला नहीं झाड़ सकती। इसका अमल सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और यहां तक कह दिया कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां तो आप बहुत तगड़े से कदम उठाते हैं, बहुत तगड़ी कार्यवाही करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है यानी भाजपा की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, वहां कार्यवाही नहीं होती है। आपको बता दें कि नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ सरकार में है, यानी कि अब तक जो आरोप विपक्षी दलों की सरकारों लगा रही थी केंद्र की मोदी सरकार पर, अब वो बात स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है। यह मामला ठीक वैसे ही है जैसे अपना बच्चा गलती करे तो कोनो बात नहीं, पड़ोसी का बच्चा गलती नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका परिणाम हमेशा गलत ही निकल कर आता है, पड़ोसी का बच्चा सुधर जाता है और अपना वाला बिगड़ जाता है, लफुआ बन जाता है। और ऐसा ही परिणाम आप भाजपा शासित राज्यों और अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों के बारे में भी साफ साफ देख सकते हैं। मणिपुर को ही देख लीजिए, अपना बच्चा कैसे बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि अपना ही घर बर्बाद कर रहा है। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। इसे लेकर एबीपी सी वोटर ने सर्वे कराया जिसमें पूछा गया कि क्या इंडिया नाम से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो सकती है। इसमें लगभग 48% लोगों ने कहा कि हाँ, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने से बीजेपी को दिक्कत होगी। और यह बात सिर्फ लोगों की नहीं है, बीजेपी को दिक्कत भयंकर वाली होने भी लगी है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने इंडिया को घेरने में कुछ ऐसी बातें कह दी कि खुद ही घिर गए। यानी कि विपक्षी दलों का गठबंधन जिस ताक में था, इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ बोले, घेरे, प्रधानमंत्री उससे भी 2 कदम आगे जाकर बोल गए। आतंकवादी संगठनों और ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया ढूंढने लगे। अब इसे लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया, कहने लगे कि इंडिया की तुलना आतंकवाद से कर रहे हैं। बहरहाल जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के तमाम नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट करके विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर तंज करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि बहुत सारे लोग और गोदी मीडिया के ढेर सारे लपटझंडिस भी ये कहने लगे हैं कि आखिर यूपीए का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यूपीए नाम इसलिए बदला गया क्योंकि यूपीए के साथ ढेर सारे घोटाले जुड़े हुए थे? क्या उन तथाकथित घोटालों की बदनामी से बचने के लिए यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है? लेकिन जरा इन लपटझंडिसों से पूछिए कि यदि यूपीए सरकार में ढेर सारे घोटाले हुए थे, हालांकि 2G जैसा तथाकथित महाघोटाला जिसमें कोर्ट ने यह कह दिया कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं, सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया, उसे लेकर भी लगातार यूपीए को टारगेट किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यूपीए का नाम बदल देने से घोटालों का आरोप खत्म हो जाएगा? और यदि गोदी मीडिया तथा बीजेपी के नेता ऐसा मानते हैं कि घोटालों की बदनामी से बचने के लिए यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया, तब तो विपक्षी दलों ने एक और बाजी मार ली। उनका सारा आरोप खत्म, उनकी बदनामी खत्म हो गई क्या नाम बदल देने से? यानी कि घेरने के चक्कर में गोदी मीडिया समेत बीजेपी के नेता भी खुद ही गिरते जा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इंडिया शब्द को लेकर तंज कसा और कहा कि कौवा अपना नाम बदलकर हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुंगेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशमान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया का नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बची विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। बाकी नेताओं को तो लोग जैसे तैसे बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने को लेकर तंज किया, यूं कह लीजिए कि लोग टूट पड़े और कहने लगे कि ये देखो सुपवा छोड़ा चलनियों हंसे जेकरे हमें 72 छेद। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अजय सिंह बिष्ट का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लेने से क्या बदल जाता है योगी जी, बताइए जरा। घूम घूम कर फैजाबाद का नाम अयोध्या कर लेने से, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर लेने से और अलग अलग जगहों का नाम बदल देने से क्या जगहों की परिस्थिति बदल जा रही है, विकसित हो जा रहे हैं, कुछ नया
काम हो जा रहा है? योगी जी बताइए जरा। चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि इतिहास में यूपी के मुख्यमंत्री के नाम पर यदि कोई काम लिखा जाएगा तो सबसे पहला नाम आएगा नाम बदलने का। तो जिनका मूल काम ही नाम बदलना रहा हो वो भी नाम बदलने को लेकर तंज कर रहे हैं। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि भरी हुई है। विभाजनकारी शब्द का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे। सरेआम मंच से सैकड़ों बार धर्म विशेष को टारगेट करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री ने बयानबाजी की है। धर्म विशेष को धमकाने से लेकर ठोक देंगे और गर्मी निकाल देने तक की बयानबाजी करने वाले मुख्यमंत्री विभाजनकारी सोच की बात कर रहे हैं, जिनकी पूरी राजनीति पर ही विभाजनकारी विचारधारा का ठप्पा लगा हुआ है। यदि वो ठप्पा हट जाए तो शायद कुछ बचे ही न बताने के लिए वो भी इस तरह से लिख रहे हैं। आगे इन्होंने भारत विरोधी दृष्टि यानी विपक्षियों को देशद्रोही बताने की कोशिश की है। हाल ही में आपने देखा था डीआरडीओ के एक बड़े वैज्ञानिक जो कि आरएसएस से संबंधित है, उस व्यक्ति ने भारत की अहम जानकारियां पाकिस्तान की जासूस को दे दिया। मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए कई अन्य लोग भी हैं जिन्हें देश के खिलाफ जासूसी करने तथा भारत का सीक्रेट दुश्मन देशों को सौंपने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अभी ये वीडियो लंबी हो चुकी है। यदि आप लोगों की डिमांड होगी तो उन महान लोगों को एक लिस्ट में शामिल करते हुए किसी वीडियो में विस्तार से सारे नामों की चर्चा कर देंगे। सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि असल में देशद्रोही कौन है और देश का दुश्मन कौन है, विभाजनकारी कौन है और देश विरोधी कार्य कौन करता है, और भारत विरोधी दृष्टि किनकी आंखों में रची बसी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।